तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इबाम है ये बस कवायद ज़वाबित बनाकर सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल कर सकती है या फिर किसी और तरमीम की तरफ बढ़ना पड़ेगा? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी वजाहत से अभी भी जो बात की है, और जब ये प्रोसेस चल रहा था उस वक्त भी कई दफ़ा उन्होंने निशानदही भी की इन बातों की, और मौलाना ने गालिबन इन्हीं की एडवाइस पे एक बड़ा मजबूत एक उनका स्टांस भी था इसके ऊपर। और ये बातें आप जिस तरह अभी भी बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कवायद और ज़वाबित के साथ ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मसला है और ये सॉर्टिंग जो है कि ये केसेस किस पैरामीटर के बेस के ऊपर वो आईनी अदालत बेंच के पास जाएंगे या वो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर उसका हिस्सा होंगे, ये एक बहुत टिकलिश इशू है। और ये मेरा ख्याल है कि ये पहले तो डिले का कॉज बनेगा और उसके बाद इसको फिर दोबारा ये ज़रूरत महसूस की जाएगी कि इसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसमें क्लैरिटी पैदा की जाए। और ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अभाम है। इसके साथ साथ एक और बात जो है, अभी ये पहले निशानदही इन बातों की भी पहले ये कर चुके हैं जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी। देखिए, जब ये मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि अब जिस तरीके से ये इनके बेंच के मसलन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो हुई, ठीक है, 3 का पैनल था, लेकिन 3 का पैनल को जो डिसाइड करने के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी, आउटराइटली उसमें हुकूमत की मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी उनकी मौजूद थी उसके अंदर। तो बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने तो फिर हुकूमत के इमा के ऊपर उसको वो मोहताज है इसका कि जो उसको हुकूमत चाहेगी वो बनेगा। यहां से जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज होती है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी ये एक वस्फ है कि एक पाकिस्तान के आइन का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो उसका कॉर्नरस्टोन है, सबसे अहम उसकी ये चीज़ है। और इसी के साथ साथ वो ट्राइकॉटमी ऑफ अथॉरिटी जो है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है, उसमें तीसरा सतून जो जुडिशरी का है, वो जुडिशरी का सतून जो है इस तरीके के साथ जब ये सिलेक्शन करके आप लाए और लाएंगे आगे दूसरे जज साहबान को भी, तो ये मुतज़लज़ल भी होगा ये तीसरा पिलर, और कमज़ोर इस हद तक भी हो जाएगा कि आप उसको गिराने के काबिल हो जाएगा। ये बड़ा ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है ये एक एग्जेक्टिव डिस्पोटिज्म का आगाज़ होगा इससे। ये मेरा नुक्ता नज़र है इसमें। अहमद अवैध साहब, आप अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि खुद आईनी तरमीम का एक सबसे अहम हिस्सा थे उनके पास मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत के जहन में भी ये वहाँ मौजूद है। तो अहमद साहब, अब इसका आपने खुद कहा कि अगली तरमीम हो सकती है, क्या आप इस पर कुछ काम करना चाहेंगे? यानी पीटीआई कोई जो है वो तजावीज़ पेश करना चाहेगी? क्योंकि अभी तक तो पीटीआई ये समझ रही है कि हमें तो पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। बायकॉट किया आपने चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए, क्योंकि ये कहीं लेजिटिमेट ना हो जाए ये जो सारा प्रोसेस है। जी देखिए ना, सवाल ये है कि फिर हमें तो इस पीटीआई को तो दे हैव टू गो बैक टू दी पाकिस्तान का जो आइन है उसका प्रियम्बल की तरफ जाना पड़ता है, जो कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। और हमारा तो सबसे पहला था कि आप इसकी इलेक्शन ऑडिटिंग कराएं, क्योंकि ये स्टोनर मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके आके बैठे में, इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लगाना नहीं चाहिए था। एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये तो अमानत है, अवाम के नुमाइंदगान को ये काम करना था। यह हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है और ये रहेगा, क्योंकि वो ये सिर्फ फॉर्म 47 के ऊपर तो आके नहीं बैठ सकते ना, आप फॉर्म 45 भी हैं। ये तो बहुत बड़ा, इसीलिए इट गोज बैक टू, यही वजह है कि इससे हमने जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कि ये जिस तरीके से और जिस उजलत के साथ ये बनी है, जिसको अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी वजाहत से बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात बताई है उन्होंने कि जितनी उजलत में ये काम हुआ है, ये तमाम क्वेश्चन जो अब अराइज हो रहे हैं ये उस वक्त भी सामने थे, लेकिन उसके ऊपर वक्त की किल्लत के बायस कि इन्होंने फौरन उसको पास करवाना था
और डिबेट का प्रॉपर जो है मौका नहीं दिया गया, ना डेलिब्रेशन का मौका दिया गया। वरना जब इतने तादाद में अमेंडमेंट करवानी हो आइन के अंदर, तो इंटेलेक्चुअल हलकों के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, हर तरफ ये मामला ओपन किया जाता है और सजेशन जो है वो ली जाती हैं, प्रोक्योर की जाती हैं, और फिर पार्लियामेंट बड़े तदब्बुर के साथ सोच विचार के बाद उनको हिस्सा बनाती है, और फिर वो उसको बिल को पास करके वो एक अमेंडमेंट का एक्ट जो है वो बनाया जाता है और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। एक और बात बहुत बड़ी, आप देखिए ना, पाकिस्तान का आइन जो है, आप जानते हैं सब, 4 सूबों ने मिलकर ये आइन बनाया पाकिस्तान का, ये फेडरेशन है जी। इसी वजह से छोटे सूबे जो जिनकी पॉपुलेशन कम है बड़े सूबे की निस्बत, मसलन बलोचिस्तान की पॉपुलेशन और आप पंजाब की पॉपुलेशन या केपीके की पॉपुलेशन और पंजाब की पॉपुलेशन, तो सेनेट के अंदर इसीलिए 2 हाउसेज बनाए कि सेनेट में आपने इक्वलिटी क्रिएट कर दी कि किसी छोटे सूबे को ये एहसास महरूमी ना हो कि उसकी पार्टिसिपेशन में कमी है। अब आपने इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर ली और एक सूबे की वहां पे सेनेट का इलेक्शन ही ना मुकम्मल है, तो उसकी तो पार्टिसिपेशन ही मुकम्मल नहीं है इसके अंदर, और अमेंडमेंट में आपने इतनी तेजी से ये काम कर लिया। क्या अच्छा नहीं था कि आप पहले वो मसला हल करते और उसके बाद अमेंडमेंट कर लेते इसको? तो ये बहुत सारे मसले हैं जो सामने आएंगे और जिनके ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये एक जो है ना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन जो है, और ये जिस अंदाज में ये मामला किया गया है, चले ये आई डोंट नो कि ये हेस्ट क्या थी इसमें। आप कह रहे हैं कि जल्दी किया गया, कामरान मुर्तज़ा साहब भी ये कह रहे हैं कि जल्दी किया गया। अहमद अवैस साहब, कुछ अभी हमने मजीद डिस्कशन की है फुल कोर्ट के मामले पर, आईनी तशरीहात के मामले पर, चैलेंज करने के मामले पर। पहले तो ये बताइए, पीटीआई इसको चैलेंज करने के इम्कानात पर गौर कर रही है, आपके ख्याल में ये कहाँ चैलेंज होगी आईनी तरमीम अगर होगी तो? ये अभी ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, फिर देखिए क्या होता है। फिर उसके बाद आईनी कोर्ट, आईनी जो बेंच बना हुआ है, अभी आपको भी नहीं पता कि ये कहां चैलेंज होगा। हम इसको दायर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये आईनी बेंच तो अभी बना भी नहीं है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में हम पिटिशन दायर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ गलत हुआ है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है ये देखना कि ये जो अमेंडमेंट हुई हैं, ये अमेंडमेंट जो है प्रोसीजर के मुताबिक और उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, अगर कोई अब जब आइन की अमेंडमेंट होती है, नहीं, मगर ये कैसे होगा सर? मैं समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि तरमीम ही गलत हुई है सर, इस तरमीम के तहत? जी सर, जी मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में हम पिटिशन दायर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पेशा पूरा फुल कोर्ट बैठे और ये देखे कि ये अमेंडमेंट जो है ये सही हुई हैं। नंबर 1 कि ये इसमें एलिमेंट ऑफ मैलाफाइडी, नंबर 2 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज तो नहीं हुई, फंडामेंटल राइट्स एंड कुरान सुन्ना जो इसके बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैन कम इनटू एक्शन अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वो बुनियादी हैं। इस वक्त हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है सर, इस वक्त नए चीफ जस्टिस बनने के बाद, नए चीफ जस्टिस या अफरीदी आ गए, उनके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो किन 3 जजेस पर मुश्तमिल है आपके ख्याल में? ये इसमें चीफ जस्टिस होंगे और बाकी सीनियर मोस्ट जो हैं इस वक्त सीनियर प्योन जज हैं मंसूर अली शाह, और उसके साथ उसके बाद जो है नंबर 3 पोजीशन के अंदर जैसे वो मुनीब अख्तर साहब है। ये तीनों की कमेटी होगी, इसको और कोई नहीं होगी, क्योंकि अभी ऑर्डिनेंस के बाद तो यही बनाई गई है ना। इसमें